सो वेलकम टू तरुण शर्मा शो अगेन। और आज हम जो टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं उसके अंदर आपको बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये दो चीज़ों का मिश्रण होने वाला है। हम लोग बात करने वाले हैं टैरोट और वास्तुशास्त्र पे, जो कि बहुत ही दोनों अलग है, लेकिन उनको कैसे एक साथ मिला के भी प्रेडिक्शंस करी जा सकती हैं और कैसे रेमेडीज़ दी जा सकती हैं, हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे। आपने देखा होगा आज हमारा सेट भी थोड़ा अलग है पहले से, क्योंकि आज हम मिलने आए हैं यशी चतुर्वेदी से, जो कि एक्सपर्ट है टैरोट और वास्तुशास्त्र की। तो हाय यशी, वेलकम टू द शो। जय श्री कृष्णा। तो यशी, आप मुझे बताओ, टैरोट जो होता है वो क्या इंडियन साइंस है? जी, वो बिल्कुल इंडियन साइंस है। ये हमारे एस्ट्रोलॉजी से ही लिया गया है टैरो। अच्छा। टैरो बेसिकली एनर्जी पे काम करता है। ओके। है ना। और एनर्जीज जितनी हाई हैं उतनी अपन एक्यूरेसी को हाई समझते हैं टैरो में। ओके। जी, टैरो बेसिकली आपके पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर और आपकी ओवरऑल सारी चीज़ों को बता सकता है। चाहे आप उसे हेल्थ में लीजिए, करियर में लीजिए, रिलेशनशिप में लीजिए, चाहे आपकी कोई चीज़ है जो आपको नहीं मिल रही है, खोई हुई है, या फिर कोई ऐसा पर्सन है जो नहीं है। देखिए क्या होता है, कुंडली में तो आपको डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें, टाइम ऑफ बर्थ और ये सब कुछ एक्यूरेट देना पड़ता है। टैरो में आप विदाउट डेट ऑफ बर्थ, विदाउट नेम, विदाउट एनीथिंग भी हम टैरो कर देते हैं। तो इसमें सिर्फ जो रीडर है उसकी एनर्जी के ऊपर डिपेंड सिर्फ उसकी एनर्जी कनेक्ट होती है। ओके। और टाइप कितने होते हैं टैरोट? मैंने सुना बहुत डिफरेंट टाइप के कार्ड्स होते हैं। टैरो बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। टैरो में आपके वैदिक भी आते हैं, जिनको हम लोग कुंडली के साथ कनेक्ट करते हैं टैरो को। अच्छा। और फिर हम जवाब देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, राइट, और आपने टैरो से जानना है, लेकिन आपने कहा कि मेरी कुंडली को भी कहीं ना कहीं आप देखिए। तो वो जो वैदिक कार्ड्स होते हैं उनको हम लोग कुंडली प्लस टैरो का मिक्सचर रखते हैं, और वो हमारी कुंडली से भी, मतलब ग्रहों का भी जवाब देते हैं, प्लस वो हमारी नॉर्मल जो टैरो से एनर्जी से कनेक्ट होके आंसर्स दिए जाते हैं वो भी देते हैं। तो एक तो वैदिक हो गए जी। उसके अलावा और कौन कौन से होते हैं? उसके अलावा होते हैं गणेशा कार्ड्स, जो लॉर्ड गणेशा से हमें मैसेज आते हैं। वो होते हैं। उन कार्डों को बेसिकली गणेश जी की पूरी एक तरीके से स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक की पूरी स्टोरी जो है उसमें बनाया गया है। तो वो जो भी जवाब देते हैं वो एक तरीके से गणेश जी के लिए आपको आंसर होता है, जो गणेश जी आपको दे रहे हैं। अच्छा। क्योंकि कैसे कहते हैं ना कि कुछ भी स्टार्ट करो तो सबसे पहले गणेश जी का नाम ले दी चाहिए, है ना। तो ये कार्ड्स को भी हम लोग मेनली यही रखते हैं कि रीडर्स जब रीडिंग कराते हैं, जब रीडर्स हमारे पास आते हैं, तो हम लोग गणेशा कार्ड से सबसे पहले उनको देखें। ओवरऑल जो उनका देख रहे हैं हम एनर्जी, वो गणेशा कार्ड से देखें और देखें कि श्री गणेश क्या मैसेज दे रहे हैं। फिर हम आगे वर्क करते हैं। अच्छा। ऐसे ही आप देख सकते हैं टेबल पे 3 कार्ड्स रखे हैं और एक कार्ड रैप्ड है। तो ये जो कार्ड है ये बेसिकली हार्ट ऑफ टैरो होता है। हार्ट ऑफ टैरो। हाँ जी। और ये बाकी कार्ड्स एक तरीके से आप ऑर्गन समझ लीजिए। ओके। और जो सारे स्टोन्स और सारी स्पायराइड्स और एंजल्स और ये सब रखे हैं, इनको आप नर्व्स समझ लीजिए, जो कनेक्ट करती हैं टैरो पे। ओके। तो ये जो एंजल है, ये मेरे दिमाग में, एंजल्स का कॉन्सेप्ट तो हमारे उसमें तो है नहीं, वैदिक उसमें, या है? वैदिक में भी है। अच्छा। जी, वैदिक में भी है, लेकिन उसको हम लोग फॉर्म कर देते हैं एक तरीके से हमारे इष्ट देवता, हमारे भगवान, जिनको हम कनेक्ट कर रहे हैं। एंजल्स भी वही काम करती हैं। हर आदमी के अंदर उनकी एक एंजल है। आपकी अलग है, मेरी अलग है, बाकी सबकी अलग अलग एंजल देवता टाइप जो होते हैं। जी, वो कुल देवता होते हैं। अच्छा। एक इष्ट देवता है, कुल देवता है। तो इष्ट देवता को जो मैसेज पहुंचाती हैं वो एंजल है। एंजल हमारे इष्ट देवता नहीं है, लेकिन एंजल हमारे इष्ट देवता को मैसेज पहुंचाती हैं। जैसे कि अब मेरी एंजल है, मैं एंजल को कनेक्ट कर रही हूँ, ये मेरे टैरो की एंजल है। अब इष्ट देवता खुद तो उठ के आएंगे नहीं देखने के लिए, तो हमारी जो एंजल्स हैं वो एक तरीके से फॉर्म होती है हमारे अंदर, और वो हमारी एनर्जी को यूनिवर्स तक लेके जाती हैं। और वही हमारी एनर्जीज को, हमारे जो भी हमारे मन में हमारे थॉट्स हैं, जो भी हमारी चीज़ें, उसके आंसर्स लाने के लिए यही एंजल हमारे इष्ट देवता से भी कनेक्ट करती हैं। ओके, मतलब दे लुक आफ्टर यू। जी, एक तरीके से वो आपको प्रोटेक्ट करके रखती हैं। यूनिवर्स की एक लाइन है जिसमें एंजल्स हैं। ओके। है ना। तो वो जो एंजल्स हैं सबकी डिफरेंट एंजल्स होती हैं। आज हम कहते हैं ना, अब वेस्टर्न में तो टैरो में ये भी आता है एंजल हीलिंग,
है ना, एंजल थेरेपीज, जिसमें आप एंजल्स को कुछ बोलते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, तो वो एंजल्स आपकी वो चीज़ मैनिफेस्ट करके दे देती हैं, राइट। तो उसी तरीके से हमारे वैदिक में भी ये होता है, मैनिफेस्टेशन तो हमारे वैदिक में भी होता है। वो कैसे होता है? मंत्रों के द्वारा, जाप के द्वारा, जो हम ब्राह्मणों से करवाते हैं, या कुछ जाप तो हम खुद भी कर लेते हैं, है ना। तो वो भी हम मैनिफेस्ट ही तो कर रहे हैं, हम अपनी कोई चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए जाप कर रहे हैं, अपने आप को प्योर रखने के लिए जाप कर रहे हैं, अपनी सोल को प्योर रखने के लिए जाप कर रहे हैं। उसमें हम जाप करते हैं, इसमें हम मैनिफेस्ट करते हैं, लेकिन बात तो एक ही है, बात तो सेम है। अपनी एनर्जी को आप जी इष्ट देवता के साथ ही कर रहे हैं जी। तो ये जो कार्ड्स आप हार्ट कार्ड्स बता रहे थे कि ये मेन कार्ड्स है जी, तो इसका क्या यूज होता है? ये जो कार्ड्स होते हैं, ये कार्ड्स आपकी ओवरऑल सारी चीज़ों को बताते हैं। चाहे आप उसमें आपकी नॉर्मल डे टू डे कंडीशन ले लीजिए, चाहे आप अपना पास्ट ले लीजिए, टैरो में सब कुछ पता लगता है। इवन योर पास्ट लाइफ, पिछला जन्म, अच्छा ये भी पता चल जाता है? जी सब पता लग जाता है। लेकिन क्या होता है कि पिछले जन्म को पता लगाना और उस पर छेड़ना, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए जब तक एक बहुत ही बड़ा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, एक सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, तब तक। ओके मतलब इसको ज़्यादा टच नहीं करना चाहिए। हाँ जी, क्योंकि आप अगर पिछले जन्म में जा रहे हैं, पिछले जन्म की चीज़ें देख रहे हैं, तो आप कुछ ना कुछ अपने कर्मा, कुछ ना कुछ चीज़ों को छेड़ रहे हैं, राइट। तो जब आप उन्हें छेड़ रहे हैं तो वो आपको किस तरीके से इफेक्ट कर सकती है? वो आपको भी करेंगी जो हमारा क्वेरेंट है, और जो रीडर है जो कर रहा है उनको भी करेंगी। दोनों तरीके से इफेक्ट कर सकती है ना। तो इट्स बेटर कि आप कम से कम वो चीज़ रखिए, अनटिल अनलेस कोई बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लमैटिक चीज़ हो। जब अब जैसे कुछ लोगों का कहते हैं कि बच्चे जब जस्ट पैदा हुए हैं, उनके हेल्थ में बहुत दिक्कत आ रही है। अब बताइए, वो तो पैदा ही हुए हैं, उनकी एनर्जी इतनी प्योर है, उनकी सोल इतनी प्योर है, उसके बावजूद उनके साथ ये हेल्थ इश्यूज़ होते रहते हैं, छोटे छोटे बच्चों के ऑपरेशंस होते रहते हैं, ये सब कुछ रहता है। तो ये कहीं ना कहीं कुछ पास्ट का है जिसकी वजह से उनके साथ ये हो रहा है। तब हम बात करते हैं कि देखिए, पास्ट लाइफ में 2 टाइप्स की होती हैं। एक तो ये होती है कि पास्ट लाइफ जो आपने देखी होगी, जो थेरेपी होती है, जिसमें लेटा दिया जाता है और पास्ट लाइफ पुनर्जन्म में भेज दिया जाता है। नहीं, वो बेसिकली हिप्नोटाइज नहीं होता, लेकिन उसका प्रोसेस अलग रहता है ना। और एक होती है जिसमें रीडर जो करा रहा है वो बस नॉर्मल है, लेकिन वो टैरो के थ्रू जान रहा है। ऐसे तो कुंडली से भी पता लगता है, लेकिन टैरो से एनर्जीज ज़्यादा कनेक्ट होती है, इसलिए लोग फ्रिक्वेंटली टैरो से ज़्यादा पसंद करते हैं कराना, है ना, क्योंकि वो खुद ही निकालते हैं कार्ड्स को और सारी चीज़ें रहती हैं। लेकिन जैसे हम टैरो की बात कर रहे हैं, करंट लाइफ में, करंट सिचुएशंस के लिए, करंट प्रॉब्लम्स के लिए, हम लोग रीडर अगर हमारे पास नहीं भी है तो भी हम उसकी रीडिंग कर सकते हैं ओवर द फोन भी हो सकता है। हाँ, ओवर द फोन भी हो सकता है जी, बिल्कुल, कैसे भी हो सकता है, क्योंकि हम एनर्जीज कनेक्ट कर रहे हैं। हम अपने ठाकुर जी से कनेक्ट कर रहे हैं, अपने इष्ट देवता से कनेक्ट कर रहे हैं, और फिर हम जवाब दे रहे हैं, राइट। लेकिन अगर आप पास्ट लाइफ की बात कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादातर माना ये जाता है कि 60 to 70% अगर इंसान सामने बैठा हो तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। ऐसा नहीं है कि आप कॉल पे नहीं दे सकते, बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन जब सामने बैठ के जो एनर्जी होती है वो अलग ही लेवल की होती है। जैसे हम लोग पॉडकास्ट भी करते हैं तो मैं प्रेफर करता हूँ कि सामने बैठा हो तो वो थोड़ा कनेक्शन ज़्यादा बेटर हो जाता है। तो आप मुझे ये बता रहे थे, हार्ट कार्ड्स किस लिए यूज़ होते हैं? हार्ट कार्ड्स पास्ट लाइफ के लिए भी होते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ऑफ दिस लाइफ के लिए भी होते हैं कि आपको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बता रहे हैं, कोई मेजर चीज़ है उसके बारे में बता रहे हैं, लाइफ में जो मेजर चीज़ें हुई हैं उन चीज़ों के बारे में बताता है, ठीक है। अगर आपकी कोई चीज़ गायब हो गई है, वो कहाँ है वो भी बताता है। कुंडली को भी कहीं ना कहीं रिलेट करता है। और सबसे जो अपन टॉपिक डिस्कस कर रहे थे अभी, वो है वास्तु, कि वास्तु को भी यही कार्ड्स रिलेट करते हैं। जी, क्या होता है कैसे, थोड़ा सा कुछ मुझे बताओगे? जी देखिए, क्या है कि वास्तु में ना हर चीज़ देखी जाती है, अच्छा, राइट। वास्तु में जो कमरा है वो सिर्फ कमरे की डायरेक्शंस ही नहीं देखी जाती कि ठीक है नॉर्थ में ये है, साउथ में ये है, कमरा सही जगह लगा दिया नहीं लगाया, वो आपने जब नक्शा बनवा रहे हैं तो आपने इस जगह पे कमरा बनवाया है, वो बस उतना ही नहीं। उस कमरे के अंदर जो एसेसरीज हैं, उसके अंदर जो बेड की पोजीशन है, आपने तो सुना भी होगा, नॉर्मल सी बात है कि आप सोते हैं तो आपको किस तरफ फेस करना चाहिए, ज्यादातर देखा जाता है साउथ की तरफ फेस नहीं होना चाहिए, ये मैंने सुना है। जी, तो ये यूजुअली ज़्यादा देखा जाता है कि हाँ, हमें ये कॉमन बात है जो हर कोई पूछता है और जानता है कि भाई किस तरह फेस करके सोना। लेकिन बहुत सारी चीज़ें और होती हैं, जैसे कि कर्टन्स, कि वो किस रंग के लगने चाहिए,
किस तरफ लगने चाहिए। अच्छा, ऐसा भी होता है कि पर्टिकुलर कमरे में पर्टिकुलर कलर के ही पर्दे लगने चाहिए? जी जी। अगर आप बात कर रहे हैं कि आपका रूम स्टडी रूम है, तो स्टडी रूम में अगर आपने अपने बेडरूम में रेड कलर के कर्टेन्स लगा रखे हैं तो आप वही कर्टेन्स को स्टडी रूम में नहीं लगा सकते हैं। Okay. उसके अलग कर्टेन्स हैं। अगर आपने बेडरूम में फॉर एग्जांपल एक वॉलपेपर लगवा रखा है या एक पेंटिंग लगी है या स्टिकर्स भी लगे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपने वही चीज़ को सेम आपने स्टडी रूम में या किचन में या कहीं और करा लिया। Okay. किचन में हर चीज़ का कहते हैं ना, एक जो टैप होता है वो टैप भी किस डायरेक्शन में लगना चाहिए, गैस किस तरफ रखी होनी चाहिए, इंडक्शन रख रहे हैं तो वो किस तरफ होना चाहिए, ग्लासेस जो आप एक रो में सजा रहे हैं वो किस डायरेक्शन में होनी चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत इफ़ेक्ट करती हैं वास्तु को। अगर ये एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक सेम चीज़ चलती रहती है तो वो कहीं ना कहीं वास्तु दोष क्रिएट कर देती है, जो कि हम अपने टैरो से बता भी सकते हैं। मतलब आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि आपके यहाँ पे वास्तु दोष है, तो फिर वो जाके उसको चेक कर सकते हैं जी। कि भाई अब जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। Okay. हम लोग क्या है कि एक रीडर आए थे तो उन्होंने फ़ोन कॉल पे रीडिंग कराई थी, है ना। तो मैंने उनकी रीडिंग करी, तो जब मैं उनकी रीडिंग कर रही थी तो मैंने कहीं ना कहीं ये देखा कि ऑरा नेगेटिव है। राइट। तो मैंने उनसे पूछा कि हो सकता है आपके आसपास जो लोग रह रहे हैं वो कुछ नेगेटिविटी, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि अगर नेगेटिव आ ही रहा है तो इसका मतलब है कि भूत प्रेत और यही रिलेट कर रहे हैं। अच्छा। नेगेटिविटी और भी फॉर्म्स में होती है, लोग भी हो सकते हैं आसपास। हाँ जी। और कुछ मीडियम नेगेटिविटीज़ होती हैं, कुछ बहुत लार्ज अमाउंट की होती है जिन्हें हम इसमें रिलेट करते हैं। तो हमने उनसे पूछा कि मैंने उनसे पूछा कि आपके मुझे ऑरा में नेगेटिविटी दिखाई दे रही है, क्या बात है, क्या चीज़ है। तो उनने ना स्टार्टिंग में बहुत चीज़ों को डिस्क्लोज नहीं किया था। उनने कहा हो सकता है मेरे फ्रेंड्स ऐसे हैं, हो सकता है मैं जहाँ जाती हूँ वो ऐसा है, हो सकता है खाने पीने में कभी ऐसा हो जाता होगा। बट वो इतना खाने पीने और ये सारी चीज़ों को ही नहीं था, वो एक बहुत ही मेजर कंसर्न वाली बात थी। क्या? कि उनका इतना नेगेटिविटी ऑरा क्यों आ रहा है। तो हमने उन्हें बोला कि आप एक काम करिए, आप अपने घर को एक बार देखिए, क्योंकि हमारे टैरो में ये भी दिखता है कि कहाँ से नेगेटिविटी आ रही है। घर से आ रही है, किसी पर्सन से आ रही है, किसी चीज़ से आ रही है, क्या कारण है। तो उनने जब हमने उनसे बात करी, जब हमने कहा कि आप एक बार अपने घर की चीज़ें देखिए, तो उन्होंने कहा कि मैंने तो करा रखा है। अच्छा, वास्तु करवा रखा है। तो हमने कहा ठीक है। फिर हमारी कुछ समय तक बात नहीं हुई, लेकिन उनको प्रॉब्लम्स बढ़ने लग गई तो उन्होंने वापस रिकनेक्ट किया। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे को प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आप मेरे को प्लीज़ हेल्प करिए। तो हमने उन्हें कहा कि हम एक बार आपके पास विजिट करना चाहेंगे, देखना चाहेंगे, क्योंकि आपके ऑरे में ही दिक्कत दिखाई दे रही है। तो हम लोग वहाँ पे गए, तो जो वहाँ का घर का नक्शा था ना, वो तो वास्तु के हिसाब से बना था, वो तो वास्तु के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट था। लेकिन जब हम अंदर गए, जब हमने देखा कि वहाँ में जो रूम्स हैं, रूम्स में जो कर्टन्स लगे हैं, रूम्स में जो पिक्चर्स लगी हैं, वो बिल्कुल गलत हैं। अच्छा। राइट। उनने अपने मंदिर को भी सही डायरेक्शन में बना रखा है, उनने अपनी किचन को भी सही डायरेक्शन में बना रखा है। लेकिन आप ये मानिए कि हम जब अंदर गए, हमने जब उनकी स्टडी रूम में देखा, बच्चों के रूम में देखा, तो उन्होंने बच्चों का रूम बिल्कुल डार्क कर रखा था। डार्क कलर से, ब्लैक कलर से पर्पल कलर यूज़ कर रखा है। और फिर उसके बाद जब हमने उनसे पूछा, वो उनका ये भी कंसर्न थी कि हमारे बच्चे पढ़ते नहीं हैं। अच्छा। राइट। हम करियर में लॉस हो रहा है, बच्चे पढ़ते नहीं हैं। और यूजुअली सबकी कंसर्न रहती है कि बच्चे पढ़ते नहीं हैं, लेकिन एक लेवल ऐसा होता है जब बिल्कुल ही नहीं पढ़ाई कर रहे हैं। तो जब उनने ये बोला कि बच्चे मेहनत भी कर रहे हैं, दिन रात यहीं बैठ के पढ़ते रहते हैं, लेकिन फिर भी कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, तो हमने उनको बताया कि ये प्रॉब्लम है। अच्छा, ये चीज़ है। डार्कनेस तो ऑब्वियसली उसको इफेक्ट तो करती है सबकॉन्शियसली। जी। फिर हमने उसी टाइम पे वहाँ पे जब रीडिंग करी, और रीडिंग करके जब वहाँ पे हमने कार्ड्स खोले, तो हमने देखा कि कार्ड्स कौन सा कलर हमें सजेस्ट कर रहे हैं। ओके। ठीक है। वास्तु के हिसाब से भी कलर सजेस्ट होते हैं कि आपको ये कलर लगवाना चाहिए। इट्स नॉट ओनली कि आपने कहा येलो कलर लगवा दो स्टडी रूम में, तो हर कोई ये देख रहा है कि अच्छा इन्होंने येलो कलर बताया है तो येलो कलर ही लगा लेते हैं। वो हर एक घर के हिसाब से अलग अलग, सबके हिसाब से अलग अलग, सबकी एनर्जी के हिसाब से अलग अलग चीज़ रहती है। अच्छा। है ना। तो मैंने उन्हें ये सजेस्ट किया कि आप जहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पे ना माँ सरस्वती का चित्र लगाओ। मतलब बच्चों का फेस जहाँ हो रहा है वहाँ पे माँ सरस्वती का चित्र होना चाहिए, फोटो होनी चाहिए। तो उनने वो चीज़ करी, और उन्हें थोड़े टाइम बाद उस चीज़ का डेवलपमेंट किया, उनने वो सारी चीज़ें करी। तो उनका मेरे पास विदिन 20 डेज फ़ोन आया कि मेरे को जो प्रॉब्लम करियर में हो रही थी ना, वो सडन चेंज हो गया, और मेरा करियर में मेरा प्रमोशन हो गया। ओके। और मेरे जो मनी स्टक था वो बिल्कुल एकदम ठीक हो गया।
मुझे अब बिल्कुल मेरे मतलब बॉस इतना इम्प्रेस है मुझसे कि वो मेरी सैलरी भी बढ़ाने को तैयार है। सही है। एंड उनके बच्चों की जो दिक्कत थी कि उनके बच्चे पढ़ते नहीं हैं। इतना पढ़ रहे थे लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं कर पा रहे थे, उनको उतना जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं मिल रहा था। तो जो हमने उनको उपाय बताया था कि आप कलर्स चेंज कीजिए, आप माँ की सरस्वती जी की फ़ोटो लगाइए एंड ऑल, उसके बाद उनका ये कहना था कि मैम उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। ओके। तो हमने एक बस नॉर्मल स्टार्टिंग हमारी टैरो से हुई थी, लेकिन हम लोगों ने कहाँ पे जाके एंड किया कि हमने उसको पूरा देख के वास्तु में ही इलैबोरेट कर दिया। पर उसके लिए उतनी नॉलेज भी तो होनी चाहिए ना कि आप हाँ टैरो को जी। वास्तु से कनेक्ट कर सको। जी देखिए, मेरा तो ये मानना है कि ठाकुर जी का एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है मेरे साथ कि मैं जब भी मेरे कार्ड्स खोलती हूँ या जब भी मैं रीडिंग्स करती हूँ तो मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैं क्या नाम है कहीं से भी कुछ देखूँ या कुछ भी। मेरे को अपने आप ही कार्ड्स खोलते ही लगता है कि बस इस पर्सन के लिए ये बता देना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है आज आपके लिए जो कार्ड खुल रहा है वो कार्ड किसी और के लिए ना खुले। हो सकता है आपके लिए खुल रहा है, पब्लिक में किसी और के लिए वो कार्ड खुल जाए, राइट? बट उस कार्ड को आपको कैसे बताना है, रीडर उसमें कैसे कनेक्ट कर उसका पाए, इंटरप्रिटेशन कैसे करना है। आप आमने सामने बैठे हैं तब तो नॉर्मल बात है कि आपकी एनर्जीज कनेक्ट हो सकती है, बट आप मुझसे फोन पे बात कर रहे हैं फिर चीजें इतनी एक्यूरेट आए, तो वो तो मैं मानती हूँ कि ठाकुर जी का एक बहुत बड़ा। कितना एक्यूरेट होता है वैसे टैरो? टैरो एक्यूरेट रहता है 95 से 99%। ओके, 95 से 99। यस। तो कभी ऐसा हुआ है कोई एग्जाम्पल कि आपने किसी को बताया और वो एकदम वो तो 100% ही सच है कि हाँ ऐसा मेरे साथ तो हुआ है? हाँ, ऐसा बहुत बार हुआ है। कोई एक एग्जाम्पल? हम एक रीडिंग थी उनकी, तो उन्होंने एक्चुअली क्या है, हर रीडिंग में पहले ये रहता है कि जिनको क्वेश्चंस पूछने हैं उनके क्वेश्चंस के आंसर्स देते हैं। अदरवाइज एक नॉर्मल रीडिंग होती है कि ठीक है जनरल रीडिंग है, मैं बता रही हूँ आप आंसर दे रहे हैं कि वो चीज़ है या नहीं है। तो हम लोग नॉर्मल सी डिस्कशन कर रहे थे, मैंने उनको बोला, उनने कहा कि मैम आप शुरू कीजिए बताना एंड ऑल। तो उनका मेरे को क्या कहना था कि मैम हमारे ना घर में कोई दिक्कत है। अच्छा। राइट, हमारे घर में कोई प्रॉब्लम है कि हमारे ना घर भी नहीं था, एक तरीके से आप समझ लीजिए वो लैंड ही था। ओके। ठीक है, तो उनका ये कहना था कि मैम इस लैंड को जो भी खरीदता है ना उसकी डेथ हो जाती है। आफ्टर 2 years वो उनकी डेथ हो जाती है। अच्छा जी, ये मतलब उस लैंड में आज मैंने उसको ओन किया तो 2 साल बाद मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरी डेथ हो जाएगी। किसी और ने किया उनकी डेथ हो जाएगी, किसी और ने किया उनकी डेथ हो जाएगी। अच्छा। और मेरी जिनसे बात हो रही थी ना वो उस पे रेंट पे रह रहे थे, उनने ओन नहीं किया था उसको। अच्छा। वो उस पे रेंट पे रह रहे थे। हाँ, तो उनने क्या है रेंट पे लिया था। तो उनका बेसिकली जो काम था ना वो साफ सफाई का था। वो इतना ज़्यादा रिच नहीं थे, वो सिर्फ किराए पे रहने के लिए ही अफोर्ड कर पा रहे थे, वो खरीद नहीं पा रहे थे। उन्होंने क्या था कि उन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा कि मैम आप एक बार ना रीडिंग कर दीजिए और ये देख लीजिए कि हमारे यहाँ पे तो किसी को कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी, कहीं हम इस लैंड में रहें और हम भी मतलब हमारे साथ भी बुरा हो जाए। तो मैंने कहा ठीक है अपन देख लेते हैं। और देखिए क्या है, टैरो ये तो बता देता है कि लाइफ कैसी आगे है, मतलब डेंजर में है या ठीक है रिकवर है, बट हम लोग यूजुअली इसको बताते नहीं हैं। ओके। ठीक है, ये रूल्स हैं कि आप किसी को ऐसे डिस्क्लोज नहीं कर सकते उनकी इतनी ठीक रहने वाली है। हाँ, इतना मतलब अगर आपके कोई सीरियस ऑपरेशन या ऐसी कोई चीज़ है तो फिर भी बता देते हैं, बट डेथ किसी को नहीं। और फिर देखिए इतना एक्यूरेसी भी नहीं होती डेथ की, वो डिसाइडेड बाय गॉड ही है। एक आदमी के मेंटल ब्लॉक हो जाता है कि यार मैं तो इस टाइम पे, हाँ, तो इस वजह से, लेकिन थोड़ा सा रिलेट हो जाता है। तो हमने देखा, तो मैंने उनको बोला कि नहीं ऐसा तो कुछ मुझे नहीं दिख रहा, कुछ नेगेटिव चीज़ तो मुझे नहीं दिख रही। तो वो बोले कि मैम, उनने फिर मेरे को स्टोरी बताई कि मैम यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, मतलब कम से कम ऑलमोस्ट 15 लोग ऐसे फैमिलीज थी जो आई थी और पूरी फैमिली की डेथ नहीं हुई, लेकिन फैमिली के जो मेन हेड है जिनके नाम से लिया गया था उनकी डेथ हो जाती थी। तो उन्होंने ये चीज़ बताते रहे, तो हमने कहा कि ठीक है एक बार आते हैं वहाँ आके देखते हैं। ठीक है, तो क्या होता है वास्तु में ना भूमि भी देखी जाती है, तामसिक है कैसी भूमि है। तो हम लोग वहाँ गए, रीडिंग करी, सारी चीज़ें हुई। जाने से पहले मैंने उनको बस एक चीज़ ये बोली थी कि ये जो भूमि है ना इस पे मुझे ऐसा लगता है कि मेरी रीडिंग के हिसाब से कि यहाँ पे जो पहले, क्योंकि भूमि से पहले वो खेत था, राइट? तो जो खेती बाड़ी कर रहा था ना उनकी डेथ हो गई है। अच्छा। खेती बाड़ी के कारण, हाँ, खेती बाड़ी के कारण किसी पर्सन की डेथ हो गई है और उसी की वजह से ये भूमि अब किसी को फल नहीं रही है। ओके। राइट, ये इतनी नेगेटिव हो गई है, इतना ज़्यादा ऑरा ऐसा हो गया है कि ये चीज़ अब आपको फलेगी नहीं।
ठीक है। उनने मेरी बात को इतना सीरियसली नहीं लिया। उन्होंने कहा कि मैम ऐसा थोड़ी है, ये थोड़ी है, ये कोई और कारण होगा, कोई भूत प्रेत होगा, ये होगा। मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, यही कारण है। जो टैरो दिखा रहे थे मैंने उनको बताई ये बात, तो हम लोग वहाँ पे गए, वहाँ जाके हमने देखा, तो देखने के बाद भी मैंने उनको यही चीज़ बोली कि यही कारण है, ठीक है। अब वो तो रेंट पे रह रहे थे, तो उनको ये था कि उनको बस उनकी सेटिस्फैक्शन ये थी कि मैम मेरा बता दीजिए कि हम सही रहे, ठीक है। बता दिया था सारी चीज़ें, कुछ पूजन भी करा दिया था कि हाँ आपकी सारी चीज़ें ठीक रहेंगी, कुछ नहीं होगा। थोड़े टाइम बाद जब ये सारी चीज़ें ओवर हो गई तो उनका मेरे पास फ़ोन आया, विद इन ऑलमोस्ट 20 डेज़ 30 डेज़ में उनका फ़ोन आया कि मैम यहाँ पे ना पास में ही, जहाँ पे हमारी ये प्लेस है उसके पास में ही एक कोई आंटी हैं, बहुत पुरानी बूढ़ी आंटी हैं, उनसे मेरी बात हुई और वो उस समय से हैं जब से ये ज़मीन पहले खेती बाड़ी में चलती थी। तो उन्होंने वही सेम डायलॉग्स बोले जो आपने अपने टैरो से देख के बोले थे कि वहाँ पे किसी की डेथ हो गई थी ये काम करते करते। अच्छा। और वो डेथ के कारण वो प्रोसेस पूरा नहीं हुआ, और यही एक कारण है कि शायद उनको ये लगता था कि आंटी को कि शायद इस वजह से वो भूमि लेने नहीं दे रहा, या उनकी पूरा क्या कहते हैं कि प्रोसेस नहीं हुआ जो होना चाहिए था, इच्छा पूरी नहीं हो पाई। हाँ, जो मतलब अब सडनली डेथ हो गई है, और फिर सडनली डेथ के बाद भी उन लोगों ने नॉर्मल जो करना था वो कर दिया, लेकिन बाकी चीज़ों को नहीं देखा। तो इस वजह से उन आंटी को ये लगा कि उसकी बस सारी चीज़ें एक बार ठीक हो जाएंगी तो शायद ये भूमि बिक सकती है। लेकिन उन्होंने किसी को डिस्क्लोज नहीं किया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे ऐसा हो रहा है कि घर कोई खरीद रहा है तो कोई और बीच में क्यों बोले। और वो आंटी भी इतनी कोई खास वो नहीं थे, वो भी पुअर से ही थे और वो भी अपने में ही खुश थे, तो उन्होंने किसी की चीज़ में इंटरफेयर किया भी नहीं। तो उनका ये कहना था कि मैम मैंने उनसे बात करी और मैंने उनसे खुद ही पूछा सामने जाके कि ऐसा कुछ था, तो उनने पूरी स्टोरी बताई, और वही स्टोरी मैंने उनको वहाँ जाने से पहले कार्ड्स के थ्रू बताई थी। तो वो ये बोले कि मैम ये तो आपकी ऑलमोस्ट 100% चीज़ एक्यूरेट हो गई, आपने जो बोला वो बिल्कुल सही है। फिर हमने उस चीज़ का सल्यूशन कराया, सारी चीज़ें देखी, लेकिन अभी भी कम से कम मेरे को लगता है 5-6 साल हो गए कि वो उसी जगह पे रह रहे हैं रेंट पे, और बहुत अच्छे से रह रहे हैं। अच्छा। हाँ जी। तो वो क्या, वो मतलब वो क्या प्रेत बाधा थी या क्या था, या वो बस एक एनर्जी थी जो कि किसी को लेने नहीं दे रही थी ज़मीन? एक तरीके से ये समझिए कि ये उनकी एक ऑरा था, या उनका एक नेगेटिव सोल थी जो चाहती नहीं थी कि उस जगह को कोई ले, क्योंकि वो खुद उस समय उसमें ट्रैप्ड थे। अच्छा। तो इस वजह से वो किसी नए को वहाँ पे आने की इजाज़त नहीं दे रहे थे, क्योंकि वो तो भूमि थी ना उस समय तक, लेकिन कोई नया आके खरीद रहा है तो उसे घर तो ज़रूर बनाएगा, ये चीज़ है। अच्छा। वो ये समझ रही थी कि भाई ये मेरी लैंड है, क्योंकि मैंने यहाँ पे काम किया था, तो मेरी यहाँ पे अब डेथ हो गई तो मैंने इसको रूल कर लिया, इसलिए वो रेंट पे रह रहे थे तो उन्हें मना नहीं किया। बट अगर वो भी ओन करते तो दिक्कत हो जाती, लेकिन फिर सोल्यूशन कर दिया। वो अच्छी आत्मा थी, सारी चीज़ें थी। और देखिए जो आत्माओं का और इन सब का है वो सब मैं नहीं डील करती, वो घर में बाकी लोग करते हैं, तो वो तो वैसे है। लेकिन जो मेन हमने इशू देखा वास्तु के हिसाब से वो हमने देखा, फिर हमने आगे घर पे बता दिया था कि ऐसी चीज़ें हैं, आप उससे कर लीजिए। तो उसका पूजन कराया, अनुष्ठान हुए, उसके जाप हुए, और अब तो वो बहुत अच्छी भूमि है। अब तो वहाँ वही लोग रह रहे हैं, लेकिन आप कोई ख़रीदना चाहे तो वो खरीद भी सकते। अच्छा, सही है। तो मुझे एक बात बताओ, जैसे कि जो हमारा टैरो है और वैदिक एस्ट्रोलॉजी है वो कितना अलग है? देखिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है और टैरो जो है उसमें डिफरेंस कुछ भी नहीं है। इसमें क्या रहता है कि मैंने आपको बताया कि मेष वेश मिथुन जो राशियां हैं हमारी, टैरो में हमारी एरीज, टॉरस, स्कॉर्पियो, लियो, आपने सुना होगा, सेम चीज आ गई, वो जो वेस्टर्न जी उसमें यूज होती है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये हमारे टैरो में भी कार्ड्स होते हैं। द सन, द मून, बृहस्पति के भी कार्ड्स हैं, लेकिन उनको थोड़ा नेम चेंज करके दे दिया। द हर्मिट का कार्ड कर दिया, राइट, द हाई प्रीस्टेस का कार्ड कर दिया, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब अगर अपन बात करें कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में चीज़ें थोड़ी डेप्थ में बताई जाती हैं, ये यहाँ से राशि, यहाँ मतलब आपकी ये चीज़ जा रही है, ये चीज़ इफ़ेक्ट कर रही है, तो वो टैरो में भी बताया जाता है, पर वो रीडर पे डिपेंड करता है कि वो कितना डिटेल में देख पा रहा है। टैरो की रीडिंग आपको ये भी बता सकती है कि आप किस प्लेस पे बैठे हो। मैं आपको रीडिंग करके ये भी बता सकती हूँ, वास्तु को ऐड करके, कि आप अपने घर के किस डायरेक्शन के रूम में बैठे हैं। अच्छा, ऑन द फोन ऑल्सो? ऑन द फोन ऑल्सो। और ये भी कि आप जिस डायरेक्शन की मतलब जगह पे बैठे हैं, जहाँ पे भी बैठे हैं, उसकी चेयर का कलर क्या है, सराउंडिंग में वॉल्स का कलर क्या है,
एवरीथिंग कैन बी टोल्ड बाय टैरो। अच्छा, इसमें अब ये जो आपने बात बताई, मुझे एक दिमाग में मेरे अभी भी क्वेश्चन आया, क्या जो अपनी रीडिंग करवा रहा है उसकी एनर्जी भी ज़रूरी होती है कि वो किस दिमाग से रीडिंग करवा रहा है उसकी एक्यूरेसी के लिए, या सिर्फ जो रीडर है उसकी ही एनर्जी? देखिए दोनों की मैटर करती है, बट रीडर जो कर रहा है उसकी ज़्यादा करती है। आज इसलिए हमारे टैरो में शुरुआत करने से पहले एक प्रेयर होती है जो हमें बोलनी होती है। दैट इज़ द रीज़न वाई, क्योंकि आप जब रीडिंग कर रहे हैं, जब आप डिस्कशन कर रहे हैं टैरो का, तो आई हैव टू बी अनबायस्ड। अगर मैं आपकी चीज़ को अपने साथ रिलेट कर दूं कि मैं अभी, मेरा मूड ऑफ है, मैं किसी चीज़ से परेशान हूँ, और मैं उस चीज़ को रिलेट कर दूं कि मैं आपकी रीडिंग उस हिसाब से बता रही हूँ, तो बिल्कुल ऑपोजिट रीडिंग हो जाएगी। अच्छा, जो आपका मेंटल स्टेट है उसको भी न्यूट्रल करना ज़रूरी है। जी बिल्कुल। तो हम लोग इसीलिए ये सारी जो मैंने आपको बताया था, जिनको मैंने नर्व्स का नाम दिया है क्योंकि लोग आसानी से समझ पाएंगे, तो ये सारी चीज़ें मुझे बैलेंस करती हैं। चाहे पायराइड्स ले लीजिए, पायराइड्स एंड एमेथिस्ट, दिस इज एमेथिस्ट। ये एमेथिस्ट की बॉल है, ये एमेथिस्ट का स्टोन है, और ये 7 चक्रास को बैलेंस करने का स्टोन है। ओके, राइट। आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक साथ बैलेंस होनी चाहिए, चाहे आप उसमें बात करें आपके 7 चक्रास की, चाहे आप उसमें बात करें, आप न्यूमरोलॉजी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ, इनको कार्ड्स को बिल्कुल हम नेक्स्ट पॉडकास्ट इसका भी लेके आएंगे पक्का, कि न्यूमरोलॉजी से भी कनेक्ट कर सकते हैं कार्ड्स को। तो ये तो काफ़ी सपोर्टिव वो है साइंस की, आप इसको वैदिक के साथ भी जोड़ सकते हो। देखिए ये सब में से निकाला गया साइंस है, इसको एक तरीके से सम अप ऑफ ऑल कर दिया है। वास्तु का कहीं ना कहीं रिलेशन है, टैरो इटसेल्फ का रिलेशन है, थोड़ा सा वैदिक एस्ट्रोलॉजी का रिलेशन है, थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी का रिलेशन है, थोड़ा सा एक जमाकोल होता है जो सिर्फ टाइम देख के किया जाता है। जमाकोल की एक रीडिंग होती है जो सिर्फ टाइम को देख के करी जाती है कि किस टाइम पे टाइम प्रिडिक्शंस होती हैं। फॉर एग्जांपल आपने क्लॉक देखी, 12:15 हो रहे हैं, तो 12:15 प्लस द ईयर अभी का, प्लस योर डेट ऑफ बर्थ, प्लस द डेट ऑफ बर्थ का ईयर जब आप बॉर्न हुए थे, प्लस द मंथ, इन सब चीज़ों को एडअप करके देन वी गिव अप द रीडिंग। तो ये सब कुछ रिलेट कर सकता है टैरो। टैरो इज लाइक वाटर, कहीं पे भी बैलेंस हो जाएगा, उसको इतना वो नहीं चाहिए। अच्छा, तो इसकी यशी एक बात बताइए आप मुझे कि जो टैरो की जो रीडिंग होती है या जैसे उसकी प्रेडिक्शन होती है, वो क्या 5 महीने के लिए होती है? मैंने कहीं सुना है, क्योंकि ये मतलब थोड़ा बहुत ज़्यादा लंबे समय का फ्यूचर नहीं बता पाता है। ऐसा नहीं है कि, बट ये भी है कि इतना लंबा, फॉर एग्जांपल 10 इयर्स का पूछे तो वो इतना एक्यूरेट नहीं देगा वो। मैं अगर आपको 95% बोल रही हूँ या 99% बोल रही हूँ, तो मैं आपको फिर 10 इयर्स का सिर्फ 70% ही बोलूँगी। अच्छा, राइट। लेकिन सबसे ज़्यादा एक्यूरेट जो ये एनर्जी पकड़ता है और सबसे ज़्यादा जो ये बताता है, वो बताता है 1 साल से 2 साल तक का टाइम। ओके, राइट। अब फॉर एग्जांपल मैं पास्ट की रीडिंग कर रही हूँ, तो मैं आज से लेके 2 साल पुराने टाइम को रिलेट कर लूँगी बहुत आसानी से टैरो से। अच्छा, एनर्जी का है ना, एनर्जी अभी 5 मिनट में बदल सकती है, 10 मिनट में बदल सकती है। कभी भी टैरो रीडिंग अगर आप फुल रीडिंग करा रहे हैं तो सेम रीडिंग आप 1 हफ्ते 10 दिन तक रिपीट नहीं करवा सकते। अच्छा, यस, मिनिमम दिस टाइम, मैक्सिमम 6 मंथ्स, इस बीच में आप नहीं करवा सकते हैं। क्योंकि आपने आज रीडिंग कराई, आपने कल फिर रीडिंग करा ली, आज जो आ रहा है वो कल आएगा, दैट इज़ नॉट श्योर। वो कंपलसरी नहीं है कि आज जो आ रहा है वो कल आएगा। अच्छा, तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल की ही करानी चाहिए फॉर फ्यूचर। मतलब जो लोग करवाना चाहते हैं वो किसी के पास भी जाएं, अगर याशी के पास आए तो वो खुद ही आपको सही गाइड करेंगे। अगर किसी के पास जाएं और वो आपको बोले कि मैं 10 साल की रीडिंग करके देता हूं, तो उसमें इतनी एक्यूरेसी नहीं होने वाली। हाँ जी। और दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि टैरो, आप जैसे कुंडली में क्या है कि कुछ लोग कुंडली को समझते हैं तो उसमें ये है कि बहुत डेप्थ तक चीज़ें जाती रहती हैं, लेकिन ओवरऑल कुछ लोग बस, क्या होता है आजकल कुछ लोग ना हरी क्वेश्चंस भी पूछते हैं। अच्छा, मतलब अभी जल्दबाजी वाले। फॉर एग्जांपल मेरे रिलेशन में ये दिक्कत आ रही है, कल तक ठीक हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। अच्छा, राइट। उसमें तो इसमें वो कुंडली में दिखाना कि कल तक ठीक हो जाएगा, वो थोड़ा सा ना डिफिकल्ट हो जाता है। वो बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर ही बता पाता है। राइट, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ों को रिलेट करना। टैरो में कल तक आप पूछोगे बहुत आसानी से बता देगा कि हाँ कल तक हो सकता है या नहीं हो सकता। येस और नो क्वेश्चंस जो होते हैं वो टैरो से बहुत अच्छे से आंसर्स होते हैं। राइट, ये सब चीज़ें रहती हैं। तो वैसे कैसे क्वेश्चंस पूछने चाहिए? क्योंकि मैं पर्सनली अपने पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ, क्योंकि मुझे क्वेश्चंस पूछने नहीं आते। मैं किसी एस्ट्रोलॉजर से मिलता हूँ तो मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या पूछूं। टैरो में ऐसे कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते ही नहीं है। अच्छा,
कुछ लोग ये सोचते हैं कि भाई सिर्फ स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन, बस नहीं, क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं। यू कैन आस्क एनीथिंग। अच्छा, आज मुझे कौन सा कलर वेयर करना चाहिए, कौन सा नंबर मेरे लिए अच्छा है, कौन सी डायरेक्शन मेरे लिए अच्छी है। वास्तु से रिलेट करेंगे तो डायरेक्शंस पूछ सकते हैं। अच्छा, वास्तु से रिलेट करेंगे तो ये पूछ सकते हैं आने वाले वीक में कौन सी डायरेक्शन में मैं ज़्यादा जाऊँगा। वास्तु से रिलेट करेंगे तो आप ये भी पूछ सकते हैं कि मेरे को सेटल होने के लिए कौन सी डायरेक्शन में जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम, अब जैसे मेरी बात करें तो मेरी कुंडली के हिसाब से और मेरी टैरो के हिसाब से आई शुड बी स्टेइंग ऑन सम प्लेस जहाँ पे पानी ना हो। मुझे पानी से खतरा है एक तरीके से। अच्छा, बट ऐसा नहीं है कि नहाना नहीं चाहिए या ये सारी चीज़ें, नहीं, वो बेसिक है। लेकिन अगर जहाँ समुद्र वगैरह होता है ना, वहाँ पे मुझे हमेशा कोई ना कोई चोट लगती है। ओके, हमेशा होता है, ये मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है, मेरे साथ हमेशा ये चीज़ हुई है। मैं जब भी कोई समुद्र वाली चीज़ होती है, मैं ऐसे रैंडमली चल रही होती हूँ और मैं फिसल जाती हूँ। तो ये टैरो ने बता रखा है आपको? टैरो भी ये चीज़ कहता है कि इस पानी से बच के रहो। बड़ी सही, अजीब सी चीज़ें हैं। तो एक बात बताओ यशी कि टैरो और वैदिक आपने बताया सिमिलर, मतलब जुड़ सकता है, तो टैरो में रेमेडीज भी होती हैं? टैरो में रेमेडीज होती हैं। जैसे किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो आप रेमेडीज भी देते बिल्कुल होती हैं। जैसे टैरो में रेमेडीज होती हैं। यूजुअली हम लोग थेरेपी ज़्यादा सजेस्ट करते हैं। सॉल्ट थेरेपी, बाथ थेरेपी, सोप थेरेपी। अच्छा, हम लोग, इनफैक्ट मैं अपने हाथों से भी चीज़ें बनाती हूँ, सोप्स, कैंडल्स, सॉल्ट, अच्छा, ये सारी चीज़ें हाथों। तो हम लोग क्या करते हैं, जो उसमें हमारा इंग्रेडिएंट्स यूज़ होता है वो सारा घर का इंग्रेडिएंट यूज़ है। अच्छा, कुछ भी बाहर का यूज़ नहीं है उसमें। जो इनफैक्ट जो पानी भी हम यूज़ कर रहे हैं ना, वो भी हमारे ठाकुर जी से, जिस पानी से हम ठाकुर जी को नहलाते हैं, वही उनके आशीर्वाद का पानी ही यूज़ होता है। ओके। तो सब चीज़ें उनके आशीर्वाद से ही बनती हैं एक तो तरीके से। इसमें वैसी रेमेडीज नहीं होती कि भाई इसको दान करो या कर वैसा? सकते हैं, लेकिन बेसिकली टैरो पे आप एनर्जीज की रेमेडीज पे ज़्यादा फोकस करते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि इस पे ये नहीं दे सकते। अब फॉर एग्जांपल अगर आप वास्तु की बात कर रहे हैं, राइट, और घर में बच्चों की आपस में बन नहीं रही है, या किसी के घर में बच्चा हो नहीं रहा है, या कोई और प्रॉब्लम है रिलेटेड टू बच्चे की, बच्चे बहुत चिड़चिड़े हैं या ऐसे हैं, तो ऐसे कहते हैं कि वास्तु के हिसाब से हम इसमें जो रेमेडी देंगे वो ये देंगे कि आप अपनी वॉल पे खेलते हुए बच्चों की फ़ोटो लगा लीजिए। अच्छा, और अगर मुझे यही चीज़ इसके आपका टैरो के थ्रू जाना हो, और उसमें क्या रेमेडी होगी इसी चीज़ के लिए? टैरो में भी हम ऐसी रेमेडी देंगे कि आप ये चीज़ हैंग कर सकते हैं। अच्छा, तो नहीं, मुझे लगा टैरो की थोड़ी रेमेडीज अलग होती होंगी। नहीं, ऐसा कुछ खास नहीं है। टैरो में ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि हम एनर्जीज का काम करते हैं, तो हम स्टोन्स सजेस्ट करते हैं, अच्छा, ब्रेसलेट सजेस्ट कर देते हैं, लेकिन रेमेडीज़ ये भी बिल्कुल देते हैं हम, ऐसा नहीं है। अच्छा, तो मुझे एक चीज़ और पूछना था यशी, जैसे कोई आपके पास रीडिंग के लिए आया, ठीक है, अब उसने जो क्वेश्चन पूछा है वो तो कुछ है, लेकिन जो उसका ओवरऑल जो फ्यूचर आपको दिखाई देता है वो कुछ और है, तो क्या आप वो उसको बताते हो या सिर्फ जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसी का आंसर देते हो? इन द सेंस लाइक नहीं, हम उसे बताते हैं। अच्छा, अगर आप आ रहे हैं हमारे पास क्वेश्चंस के लिए आ रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप ये पूछ रहे हैं मेरी ओवरऑल रीडिंग बताइए, तो हम सारी चीज़ों को रिलेट करके बताते हैं। अच्छा, पास्ट, प्रेजेंट क्या है, क्या रहने वाला है, फ्यूचर कैसा रहेगा, क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए फ्यूचर में, क्या नहीं करनी चाहिए, डूज एंड डोंट्स ऑफ डूइंग। देन आपका वास्तु को कनेक्ट करते हैं, न्यूमरोलॉजी को कनेक्ट करते हैं, कि इवन एस्ट्रोलॉजी को भी कनेक्ट करते हैं। ये ग्रह कोई ना कोई दिक्कत दे रहा है, वास्तु के हिसाब से ये चीज़ करिए, ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ है। अच्छा, तो आप जैसे देख रहे होंगे मैंने इसको पूरे उसमें पकड़ के रखा हुआ ये है। है क्या चीज़ वैसे? ये क्या होता है, ये ना एनर्जी को बैलेंस करने के लिए होता है। अच्छा, राइट, जब आप किसी के साथ बैठे हैं, आपको नहीं पता कि सामने वाले का ऑरा कैसा है, ठीक है, तो आप इसको रखते हैं एनर्जी को बैलेंस करने के लिए। वैसे अगर वो हम रीडिंग करके देखेंगे। अच्छा, रीडिंग करके देखेंगे, वो बाद में करेंगे फिर। बिल्कुल। तो मुझे एक चीज़ बताइए, कभी कोई भी एक अच्छी सी स्टोरी जो आपके साथ हुई हो टैरो के साथ और वास्तु के साथ? जी, मैंने जैसे कि आपको बताया कि एक फोटो जो मैंने आपको बताई बच्चों वाली, राइट, ऐसे ही हमारे साथ एक स्टोरी थी। टैरो, सारी स्टोरी मेनली मेरी टैरो से कनेक्ट होके वास्तु पे जाती है ज्यादातर। बच्चे का आपने बताया कि बच्चे करने हो तो वो चाहिए, पर अगर किसी ने कुछ गलत, हाँ वही चीज़। तो क्या है कि पहले लोग यूजुअली अपना टैरो दिखाते हैं फिर वास्तु पे आते हैं, है ना, लेकिन उस केस में क्या था कि हमने नॉर्मली
घर में ही पहले ना, बहुत पुराने टाइम पे आपने भी सुना होगा, नानी के टाइम पे एक ब्लैक एंड वाइट पिक्चर चलती थी, एक पिक्चर आती थी रोते, मतलब एक बच्चे की, वो बच्चा बहुत ज़्यादा दिखने में अट्रैक्टिव था, अच्छा, है ना, और उसकी ना आंखों में आंसू हैं और वो हल्के से टपकते हैं बस, बट वो इतना पिक्चर ऐसी बनाई गई है कि वो इतना अट्रैक्टिव लगता था बच्चा, उसकी आंखों में आंसू देख के भी ऐसा लगता था, इतनी क्यूटनेस आती थी उस पर कि हर कोई वो पिक्चर को लेने के लिए रहता था कि नहीं हमें ये फ़ोटो तो ख़रीदनी है, हम ये खरीदेंगे, ठीक है। तो ये स्टोरी शुरू होती है कि हमारे एक नोन ही हैं, उनने ये पिक्चर ली, अच्छा, उनने कहीं पे देखा तो वो लिए, ठीक है, उन्होंने ली, तो उन्होंने ये स्टोरी एक्चुअली बताई थी हमें कि उन्होंने, तो आप ये समझिए थर्ड टाइम ली थी, उससे पहले भी कुछ लोगों ने ले रखी थी। तो क्या हुआ कि एक नॉर्मल स्टोर पे अब आप जा रहे हैं, आप इतनी प्यारी पिक्चर को देख रहे हैं, आपने उसको देखा, आपने ले लिया, किसी ने ली, वो लेके आए, उसे लाने के बाद अपने घर में रख लिया, कि सजा दिया एक तरीके से। अब कुछ दिन बाद, विद इन 5 to 10 days, उनके घर में एक सडन चेंजेस दिखने लग गए इन नेगेटिव फॉर्म। ओके, जैसे क्या? बच्चे चिड़चिड़े, बहुत ज़्यादा, करियर में कितना अच्छा करियर चल रहा है और एकदम लॉस हो गया, रातों रात लॉस हो गया। अब ऑब्वियस सी बात है, ऐसी कोई चीज़ हो रही है तो लोग पिक्चर पे तो जाएंगे भी नहीं, लोग यही तो सोचेंगे कि मे बी कोइंसिडेंस है, मे बी कुछ और हो सकता है, मे बी कोई नेगेटिविटी हो सकती है, बट कोई पिक्चर पे नहीं जाएगा। बट क्या हुआ कि सडन ये चीज़ें ना डेली होती रहीं, तो उनके दिमाग में क्लिक हुआ कि जब से ये पिक्चर आई है ना, तब से कुछ हो रहा है। तो उनने क्या किया, वो पिक्चर ली और बाहर जाके किसी पेड़ में या कहीं पे भी रख दी, ठीक है। तो जैसे ही उन्हें हटा दी, उनके घर में सारी चीज़ें वापस ठीक हो गई, बैक टू नॉर्मल हो गई। अब वो जहाँ पे रखी हुई थी वहीं पे कोई लेके गया, तो वापस वहाँ पे सेल करने के लिए, तो कोई जा रहा था, उनने फिर ले ली, दूसरे पर्सन ने ली, उनको थोड़ी स्टोरी पता थी, उनको बहुत फिर अट्रैक्टिव, देखिए वो पिक्चर ही ऐसी है कि वो बहुत अट्रैक्टिव लग रही थी बच्चे की, हर कोई चाहता कि ये तो मैं लूँगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, घर में ऐसे ही लगा लेंगे। लेकिन और फिर क्या होता है, कई बार जब प्रॉब्लम्स होती हैं, जब आप सजेस्ट करते हो कि आप छोटे बच्चे की फ़ोटो लगाओ, जब आपके घर में बच्चा नहीं हो रहा, या आपका बच्चा होने वाला है, तो आप एक बच्चे की फ़ोटो लगाओ ताकि इसकी तरह हो। तो क्यूट बच्चे जब होते हैं तो फिर उनको लगता है कि अरे बस लगा के देख ही लो, तो वो लेके चले गए उनको। दूसरा इंसान जब लेके गया अपने घर में, तो उनने भी जाके ये देखा कि उनके घर में वो जैसी आए, चीज़ें बिल्कुल बिगड़ गई। पहले उनकी वाइफ की कंडीशन ठीक थी, धीरे धीरे इतनी क्रिटिकल कंडीशन हो गई कि कह रहे हैं कि पहले बच्चे की हार्ट बीट ठीक थी, अब दिक्कत में आ गई है, मतलब हार्ट बीट सही प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है। और अभी कुछ दिन, मतलब 2 दिन पहले की बात है, जब सब कुछ सही था, तो अचानक से ऐसा क्या हो गया, जबकि उन्होंने कुछ बाहर का भी नहीं खाया, ऐसा कुछ इनटेक हो तो फिर भी समझ में आया कि हाँ चलो, अचानक से कैसे कोई चीज़ हो सकती। और इतना प्रिकॉशंस ले रहे थे कि वो घर के बाहर भी नहीं गए। तो फिर उनको कैसे पता चला? उनको ये चीज़ें लगी, फिर उनने ये सोचा कि जब से ये आई है तब से ये चीज़ हो रही है, फिर उनने हटा दी, उनने जाके रख दी वापस किसी पेड़ के नीचे। अब जैसे ही वो हटी, उनकी वाइफ नॉर्मल हो गई। बट इन लोगों ने क्या है कि स्टोरी को ऐसे डिस्क्लोज नहीं किया, उन्होंने कहा कि ठीक है चलो हटाओ, अब डिस्कशन ही, जब कुछ बुरी चीज़ चली गई ना तो उसके बारे में सोचता भी नहीं बंदा, गई तो जाने दो। थर्ड जो है, जिन मैं आपको बता रही हूँ, जो हमारे नोन है, उनने ली वो। अच्छा, जो आपके पास आए थे? हाँ, मतलब जो रीडिंग में आए थे, जो हमारे नोन है। अब क्या है कि उनको ये बारे में नहीं पता था, ये स्टोरी उनको बाद में पता लगी जब उनके घर से भी चली गई थी तब। तो क्या है कि उन्होंने ना लेके आए, और वो किस पर्पस से लेके आए थे, उनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, ग्रोथ हो रही थी, प्रमोशन होता, बहुत अच्छे लेवल पे बैठे थे वो बिजनेस के, ठीक है। वो लेकर आए। अब लाने के बाद ये हुआ कि उन्हें रखा, उनने ना, लेकिन रखने के बाद उन्होंने उसको कहीं पे साइड में रख दिया था, ऐसे बाकी लोगों ने उसको टंगाया था, उनने साइड में रख दिया। अब घर में रही, चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी, नेगेटिव होने लगी, सब कुछ एकदम डाउन होने लग गया। जो रातों रात बिजनेस इतना अच्छा चल रहा है, इतना प्रॉफिट हो रहा है, और लोग उनको इतने बैड कमेंट्स करने लग गए, सब कहने लग गए ये क्या बिजनेस है, आप तो चीज़ें ही गलत दे रहे हो। उनका सेलिंग का काम था, कह रहे गलत चीज़ें, आपने कुछ मिक्स कर रखा है, ये है वो है। वो परेशान हो गए, कल मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है, आज अचानक ही क्या हो गया। उनने मेरे से डिस्कस किया, मैंने उन्हें कहा कि आपके घर में कुछ नेगेटिव है, आप उसे हटाओ। तो उनको समझ में नहीं आया कि ये चीज़ क्या है। मैंने कहा आप देखिए, कुछ दिन पहले आप कुछ लाए हो। अब क्या है, जब उनकी जो चीज़ें थी, उनकी जो सोच थी, वो सोच ऐसी थी कि नहीं, मैं जो कह रहा हूँ वही सही है, दूसरा कुछ कह रहा है वो चीज़ सही नहीं हो सकती, वो मैं नहीं मानता।
उनको भी जब मैंने ये चीज़ बोली कि कुछ घर में नेगेटिव है और 2-3 दिन में कुछ लाए हो, तो उनने क्या है तुरंत वो जाके बाहर रख दी, वो अच्छा पिक्चर बाहर रख दी, ये सोच के कि अरे ये कह रही है इसका मतलब है यही कोई दिक्कत थी। बट उन्होंने मेरे को ये चीज़ डिस्क्लोज नहीं करी। उन जो मेरे नोन जो आए थे रीडर, उन्हीं के किसी पड़ोसी ने या उन्हीं के किसी नोन ने वो पिक्चर वहीं से उठा ली। अच्छा। जहाँ पे वो रखी थी। उनने सोचा यार इतनी सुंदर पिक्चर रखी हुई है, अब ऑब्वियस सी बात है आज आप कोई चीज़ देख रहे हैं, आप देख रहे हैं ये रखा हुआ है, अरे कितना सुंदर है, हम अपने घर में रख लेते हैं। और वो ये सोचते कि ये पड़ोस वाला तो अजीब है, इसने ऐसे ही फेंक दी इतनी अच्छी पिक्चर को, कितनी महंगी होगी, ये होगी वो होगी। और वो फॉरेन जा रहे थे सेटल होने के लिए, उनके घर में कोई भी नहीं था। उनने क्या उठाई और रख दी साइड में। उनने भी घर में टंगाई नहीं, उनने बस ऐसे ही छोड़ दी और वो ना बाहर चले गए आउट ऑफ कंट्री फॉर 2 to 3 months 4 months वो वहीं पे थे। ठीक है, धीरे 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 उनको बाहर वहाँ पे जाके लगा कि मेरी हेल्थ में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। वहाँ तक इफेक्ट जा रहा था? बिल्कुल, घर में थी ना, तो उनने हेल्थ इशू होते रहे बढ़ते रहे। उनने फिर अपने पड़ोसी को बताई की बात, जिनसे मैं कांटेक्ट में थी, उनने उनको बताया कि मेरे साथ ये हो रहा है। उनने मेरे को सिर्फ ये बताया कि वो पड़ोसी के घर में ऐसी कोई चीज़ चली गई, शायद इसकी वजह से कुछ है। अच्छा। है ना, तो मैंने देखा, मैंने कहा कि हाँ प्रॉब्लम तो दिख रही है और सीरियस हेल्थ इशू दिख रहा है, आप इनके घर में बोलिए ये चीज़ हटाएं। प्रॉब्लम ये थी कि कोई भी उनका नोन आने वाला नहीं था 4-5 दिन में। हमने उन्हें टाइम दिया था कि इतने दिन में ये चीज़ हटा लीजिए तो ठीक है। कोई भी चीज़, हमें नहीं पता था कि वो पर्टिकुलर कोई पिक्चर है। हाँ, हमने ये कहा था कि कुछ ऐसा है जो गलत रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो हमने उन्हें बोला कि ये चीज़ हटाओ। वो ये बोले कि कोई हमारे नोन में ऐसा है नहीं जो आके से हटा सकता है। अच्छा, तो वो वहीं रहेगी? तो वहीं इतने दिन तक तो वो वहीं रहेगी। आप बिलीव नहीं करेंगे, आफ्टर 10 days उनकी डेथ हो गई। जो वहाँ पे फॉरेन में थे उनकी डेथ हो गई। डेथ हो गई तो घर वाले लोग आए, उनने आके देखा कि यार ये क्या हो गया, अभी तो ठीक था, 2 महीने पहले गया था, खुशी से गया था, एकदम शादी भी नहीं हुई थी, यंग पर्सन था, 28 उनकी ईयर्स थे, मतलब 28 ईयर्स के वो थे। इतना यंग को कोई हेल्थ इशू ही नहीं था, आज तक उन्हें कोई हेल्थ इशू नहीं हुआ, ये क्या हो गया। उनका जो नोन है उनका मेरे पास फ़ोन आया कि मैम ऐसा ऐसा हो गया, और उनने पूरी रियल स्टोरी मेरे को फिर बताई। तब बताई, लेकिन उनने अपना नहीं बताया उनने फिर भी उन्हीं का बताया कि ये थी मैम, ये पिक्चर है और ये। हम वहाँ पे गए क्योंकि अब ये जब माहौल है, तो फिर हमने वो चीज़ें बिल्कुल हटवाई वहाँ से, और फिर हमने वहाँ पे पूरा उस हिसाब से सारी चीज़ें करी, ठीक तरीके से पूजन वगैरह कराया, वहाँ पे सारे पाठ वगैरह करे हमारे भैया लोगों ने, फिर जाके चीज़ें एकदम ठीक हुई। तो पर उस पेंटिंग में ऐसा था क्या? वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो पेंटिंग बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। ओके। और वो पेंटिंग ऐसा मतलब किसी की नेगेटिव, किसी बच्चे की नेगेटिव एनर्जी उस पेंटिंग के अंदर है। वो उस सर्टेन पेंटिंग जो वो थी उसके अंदर थी, मतलब कहीं उसकी कॉपी वॉपी हो तो लोग खरीद ले। कॉपी मतलब आप ये मान के चलिए कि सिर्फ पूरे ऑल ओवर एरिया में या एक सिटी में वो सिर्फ 2 ही पेंटिंग्स अवेलेबल थी, और वो स्टोर पे भी ऐसे एक तो बड़े से स्टोर पे लगा रखी थी कि आप ऐसे नॉर्मल इंसान सोचेगा भी नहीं कि यहाँ पे ये लगी हुई है तो इसमें कुछ गड़बड़ होगी, नॉर्मली ले लेगा। तो और वो इतनी अट्रैक्टिव थी, बट वो एक का तो ऐसा है कि एक का तो पता ही नहीं है कि वो एक कहाँ है, अब तो उसका अच्छा। कोई वो नहीं है। एक जो थी उसको तो हटा दिया, तोड़ फाड़ दिया था। तो अभी हम लोग ये नेगेटिव एनर्जीज और इन सब की बात कर रहे हैं, तो मैंने सुना है एक स्पेसिफिक कार्ड्स होते हैं, स्पिरिट कार्ड्स। जी। वो किस लिए होते हैं स्पिरिट कार्ड्स? देखिए, स्पिरिट कार्ड्स का बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म्स हैं। ओके। स्पिरिट कार्ड्स आपके बहुत डिफरेंट चीज़ों पे वर्क करते हैं, जैसे कि आपको भूत प्रेत पिशाच गण इन सब से कोई कनेक्शन है, बात करनी है या इन सब से कोई मैसेज चाहिए, तो वो कार्ड्स वो भी देते हैं। ओके। प्लस वो कार्ड्स आपको आपके पूर्वजों से भी करते हैं, जो पितृ होते हैं उनका जो मैसेज है वो भी देते हैं। अब देखिए क्या होता है, हर चीज़ का अपना एक प्रोसेस है। आपने सुना होगा विजा बोर्ड, विजी बोर्ड, ऐसे कुछ उहिजा वो दूसरी चीज़ है। एक बोर्ड भी आता है, विजा बोर्ड, विजी बोर्ड, ऐसे कुछ उसका इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन है, अलग ही है। तो उसको वैसे तो वीज़ा बोर्ड भी बोलते हैं, लेकिन उसका एक और है, तो लोग उसको ज़्यादा उस नाम से जानते हैं। तो उसमें बस ये होता है कि ऊपर कुछ लगा होता है, फिर वो उसी चीज़ को ऐसे ऐसे आप करते रहते हो तो वो आपको ना आंसर दे देता है
ओके कि मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ पे नहीं हूँ, और वो आपको सारी चीज़ें वो बस एक एरो में ही जवाब देता है कि मेरा नाम ये है। और यूजुअली लोग जो जिनकी डेथ हो जाती है उनसे बात करने के लिए यूजुअली करते हैं कि क्या आप यहाँ पर है, तो मैसेज में देता है कि यस, वो पूरा YES है ना। और कई बार एक फॉर्म आता है जो उंगली से होता है कि आपने एक बोर्ड पे उंगली रखी और आपने बस न्यूट्रल छोड़ दिया अपने हैंड को। अब आप अपने मन में आंखें बंद करके उस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, उनकी फोटो रख रहे हैं और आप ये पूछ रहे हैं कि क्या आप यहाँ पे हैं, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं। वो कैंडल्स जला के पूरा प्रोसेस होता है, अपने आप हिलती है तो वो उंगली अपने आप YES पे जाती है, NO पे जाती है। फिर वो कुछ क्वेश्चंस और पूछते हैं, मेरा नाम बताइए, दिस। ऐसे ही हमारे जो कार्ड्स होते हैं वो स्पेसिफिक कार्ड्स तो होते हैं। फॉर एग्जांपल उसमें 48 कार्ड्स हैं तो 48 कार्ड्स ही रहेंगे, लेकिन आपको हमेशा ये फील होगा कि जो कार्ड हम उठा रहे हैं ना बहुत ज़्यादा डेप्थ में आंसर दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल उसमें आप पढ़ेंगे ना उसको तो आपको लगेगा ये तो नॉर्मल है, ये तो नॉर्मल लिखा हुआ है। तो आप नॉर्मली उसे पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि नॉर्मल कोई पर्सन आंसर दे रहा है उस चीज़ का। मैं आज वो कार्ड पकड़ाऊंगी, आप उसे पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि अच्छा इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या लिखा है, यही तो लिखा है, हाँ ठीक है मैं खुश हूँ, ये है। लेकिन जब उसको पूरे प्रोसेस के साथ किया जाता है ना उस रीडिंग को, तो वो रीडर को भी इफेक्ट करती है और वो क्वेरेंट को भी इफेक्ट करती है। और उसमें ऐसे ऐसे मैसेजेस निकल के आते हैं जो उसमें एक्चुअल में लिखे हुए हैं तो सही, लेकिन इतने डेप्थ में होते हैं कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। हाँ, आप एकदम हैरान हो जाएंगे। लेकिन वो प्रोसेस इतना हार्मफुल इसलिए नहीं है क्योंकि वो बस एक मैसेज है। आप एक्चुअल में उनसे एक मैसेज ले रहे हो, बस आप उनको परेशान करके बुला नहीं रहे हो कि नहीं हम आपको यहीं पे बंद रख रहे हैं और जब तक हम कुछ कर रहे हैं आपको यहाँ पे स्टे करना पड़ेगा। मैंने जैसे बताया आप उज्जी बोर्ड या वीजा बोर्ड, उसमें वो जो भी आत्मा होती है वो वहाँ प्रेजेंट रहती है, तभी तो वो आंसर दे रही है। बट यहाँ तो हम बस मैसेज ले रहे हैं, तो उसमें उनको इतना कष्ट नहीं होता। हाँ, वो एक बस एक अपनी दुनिया छोड़ के यहाँ नहीं आना पड़ता। जी एग्जैक्टली। बट आंसर्स जो वो देते हैं वो ट्रू होते हैं। उसमें उस स्पेसिफिक कार्ड्स में आपको ये तक आंसर्स मिल जाते हैं डिटेल्ड में। फॉर एग्जांपल मैं आज किसी पर्सन की रीडिंग, इसका भी मेरे पास एक है, मैंने किसी की करी थी, तो वो स्पिरिट कार्ड्स ही स्पेशली कराने आए थे क्योंकि जैसे आपको क्यूरियोसिटी है, ऐसे बहुत लोगों को रहती है क्यूरियोसिटी कि क्या बता सकते हैं कार्ड्स। तो पूरा एक प्रोसेस किया था और उनकी रीडिंग करी थी। तो उस रीडिंग में ये निकल के आया था कि उनकी स्पेसिफिक कुछ मैसेजेस मैंने उनको दे दिए थे, जो उनके क्वेश्चंस भी थे कि क्या ये सारी चीज़ें मेरी हो पाएंगी, ये स्टक हो रही हैं, इसका क्या जवाब दे रहे हैं मेरे पूर्वज, मेरे पितर, तो सब बता दिया था। और वो क्या है, उन्होंने ना अपने फादर को थोड़ी यंग एज में खो दिया था, तो इस वजह से वो अपने फादर से मैसेज लेना चाह रहे थे बेसिकली। तो सारी चीज़ें थी, वो उनको ब्लेसिंग भी दे रहे थे, सब कुछ बता रहे थे कि मैं आपके साथ हूँ, सारी चीज़ें हैं। लेकिन उनको ये लगा ये तो नॉर्मल सी बात है, तो हर कार्ड निकाल सकता है, इसमें खास क्या है। तो जब हमने उनकी रीडिंग करी, सारी चीज़ें करी, तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि उस कार्ड के मैसेज में उनके फादर का नाम तक आया। ऐसा कैसे हो सकता है? वो कार्ड की पावर है। हर कार्ड कुछ ना कुछ सिग्निफाई करता है, ठीक है। ये रीडर पे डिपेंड करता है वो कितना क्लोज में जाके उसको समझ सकता है, उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी कितनी हाई है। वो उनका नाम से लेके उनकी हाइट से लेके एवरी सिंगल थिंग वाज टोल्ड इन दैट कार्ड, इन दैट मैसेज। अच्छा जी। और फिर उन्हें विश्वास हुआ कि हाँ एक्चुअली इस कार्ड में कुछ बात है। तो यशी मुझे एक बात बताओ, ये जस्ट फॉर जनरल पब्लिक के लिए है, बिफोर वी एंड, मुझे एंड में तो खैर मेरे को अपनी रीडिंग भी करवानी है, पर वास्तु के लिए हम लोग अपने घरों में कुछ ऐसी छोटी चीज़ें हैं जो मोस्टली लोग गलत करके बैठे हुए होते हैं। मतलब कहीं कुछ पेंटिंग लगा रखी है, तो जैसे अगर साउथ में तो ये नहीं ही करना चाहिए। वास्तु में तो आपको पता है गाड़ी भी मैटर करती है। तो घर में होती भी नहीं है, बट आपके नाम की गाड़ी है। अच्छा, तो वो भी ओनर तो होता ही है ना, वो भी अफेक्ट करती है जी। अब आप कमरे में बैठे रहते हैं दिन भर, जो बैठने का काम करते हैं वो बैठे रहते हैं, उसमें आप कुछ लोग गाने सुनते हैं। आजकल टीवी तो ऑलमोस्ट ऐसा है कि ख़त्म सा ही हो गया है, क्योंकि ज़्यादातर आपके पास फ़ोन है या फिर आपके पास लैपटॉप है, आपके पास आईपैड है, यही सारी चीज़ों में आजकल तो सब कुछ इसी में मिल रहा है, तो लोग टीवी कम ही देखते हैं। तो ये जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं ये सब कुछ आप गाड़ी में भी कर सकते हैं। सो भी जाते हैं लोग, सो भी जाते हैं। और दूसरी चीज़ ये है, जो जिनको ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, जिनका ट्रैवलिंग का ही काम है, वो उनका तो घर कम और गाड़ी ज़्यादा रहती है। वो गाड़ी में ही अपनी वैनिटी बना लेते हैं। और कुछ लोग वैनिटी वैन्स जो लेते हैं उसमें तो सब कुछ ही होता है, पूरा घर ही है वो एक तरीके से, पर वो गाड़ी तो है ना, उसको काउंट तो ऐसा कार ही करेंगे। तो उसमें भी दोष हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। उसमें कैसे दोष होगा? देखिए उसमें चीज़ें कैसे कहाँ लगी हैं
ये भी इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज उसका नंबर भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, कलर भी इम्पोर्टेंट है। वो सारी चीजें आपकी रिलेट करी जाती है, पहले कार्ड्स के थ्रू देखा जाता है, फिर बाकी चीजें देखी जाती है, उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि हाँ ये चीज़ सही है। आजकल जो ये तो अब ऐसे है कि पसंद है कि भाई हमें ये कलर की गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, लेकिन अगर लॉजिकली बात सोचे तो ये डिफरेंट कलर्स की जो कार आती हैं वो इसी वजह से तो आती है ताकि आपका एक कनेक्शन है, आपके लिए कौन सा कलर सूटेबल है, कौन सा नंबर, लोग इतना पैसा खर्च करते हैं और फिर उन्हें पसंद का नंबर मिलता है, तो वो कुछ ना कुछ सोच के तो करते हैं कि हमारा ये पूरा समअप करके 3 बने या हमारा पूरा समअप करके ये बने, क्योंकि हमारे घर के भी नंबर होते हैं, तो घर के नंबरों को भी तो लोग समअप करके देखते हैं ना पहले कि अच्छा ये 2 निकल रहा है यानी चंद्रमा का निकल रहा है, अच्छा हमारे में ये है तो चलो ये बैठ जाएगा। वो सारी कैलकुलेशंस करने के बाद ही तो इवन जो वास्तुशास्त्री है वो भी यही चीज़ समझाते हैं कि आपके पहले वो ये देखते हैं कि घर का नंबर क्या है, फिर वो ये देखते हैं गाड़ी का नंबर क्या है, आप कोई बाइक ले रहे हैं, आप 2 व्हीलर ले रहे हैं, आप उसका भी नंबर देखते हैं, कलर देखते हैं, सारी चीज़ें देखते हैं। एक बेसिक चीज़ मुझे बताओ आप कि जो घर है वो किस डायरेक्शन का घर सबसे अच्छा होता है, या ऐसा कुछ होता नहीं है? वो डिपेंड करता है, मतलब जो मेन डोर है वो किस डायरेक्शन में होना चाहिए? वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन में। अच्छा, हाँ, नॉर्थ और जो ईस्ट होता है वैसे वो सबसे बेस्ट माना जाता है। okay. और साउथ में नहीं होना चाहिए। अच्छा, साउथ में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मना किया जाता है। लेकिन फिर आप जैसे मैंने आपको बताया कि नॉर्थ और ईस्ट में तो होना चाहिए, लेकिन फिर भी बाकी चीज़ों को देख के और बाकी सारी चीज़ें कनेक्शंस को देख के आप फिर थोड़ा सा और इंडिकेट कर सकते हैं कि ये है ये है। अब कुछ लोगों का नहीं है इस डायरेक्शन में, तो फिर उनको रेमेडीज सजेस्ट की जाती है या उनको देखा जाता है कि कुंडली के हिसाब से, टैरो के हिसाब से कैसा हो रहा है, तो वो आगे डिस्कस किया जाता है। अच्छा, तो और कुछ छोटी छोटे जो वास्तु दोष घरों में होते हैं, जैसे मान लीजिए अगर कोई फैमिली रह रही है तो उसमें हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप बहुत अच्छे नहीं चल रहे, तो उनको क्या करना चाहिए? देखिए, हस्बैंड वाइफ के अगर रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे हैं या अगर हम ये चाहते हैं कि उनके रिलेशन अच्छे चले, तो इसके लिए हमें उनके बेडरूम में एक बहुत ही हैप्पीनेस वाली चीज़ें लगानी चाहिए। लाइक वॉलपेपर्स जो हैं वो बहुत ब्राइट कलर के होने चाहिए, ज़्यादा भी डार्क नहीं होने चाहिए, ब्राइट कलर्स होने चाहिए। और जो पिक्चर्स लग रही हैं वो डांसिंग मोर की लगनी चाहिए, पिकॉक की, है ना, हैप्पीनेस की लगनी चाहिए, कुछ लाफ्टर की कोई लग गई, ठीक है, कहते हैं ना लाफिंग बुद्धास भी होते हैं छोटे छोटे जो आते हैं, वो लगा लिए। फिर आप क्या नाम है गोल्ड, आप अपने उनके रूम में आप उनकी फैमिली पिक्चर लगा सकते हैं, बिल्कुल साथ की हैप्पीनेस वाली। तो ये सारी जो कर्टन्स हैं उनके कलर बहुत ब्राइट हो सकते हैं, जो स्टिकर्स लगा रहे हैं वो बहुत, मतलब कुछ भी चीज़ ना सैड वाली या अकेले वाला नहीं रखना है। उस रूम को जितना लाइटों से सजा सकते हैं, जितना उसमें लाइट रख सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा उनके रिलेशन के लिए। अब मुझे एक क्वेश्चन जो है जो मेरे दिमाग में अभी अभी आया है और बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कई बार आपने बिना वास्तु कंसल्टेंट किए आपने घर ले लिया, ठीक है, और बाद में आपको पता चलता है इसमें तो ये वास्तु दोष है, और वो आपको आके बोलते भाई या तो घर बेच दो या यहाँ से छोड़ दो। क्या ऐसे दोष होते हैं जो बिल्कुल ठीक हो ही नहीं सकते और मतलब उसका कोई रेमेडी है ही नहीं? क्या ऐसा होता है? कुछ चीज़ों में ऐसा होता है, जब चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं और जब ये लगता है कि इस पर्सन के हिसाब से कनेक्ट करने के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि ये जगह इसको सूट नहीं करेगी फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम। हमेशा ऐसा नहीं होता, बट सम पीरियड ऑफ टाइम, जैसे मैंने आपको बोला गाड़ी का भी नंबर, वास्तु के हिसाब से घर का भी नंबर, कुछ चीज़ें होती हैं जो सही नहीं कर रही हैं, कनेक्शन सही नहीं दे रही हैं, तो वो रेमेडीज़ और वो सॉल्यूशंस के बाद भी वो चीज़ इतना वर्कआउट नहीं कर पाती है। तो फिर वो सॉल्यूशन सबसे अच्छा ही रहता है कि आप उस चीज़ को, तो ऐसा हो सकता है कि मतलब वो घर मेरे को सूट नहीं कर रहा पर किसी और को कर जाए, सूट कर जाए, मतलब ऐसा कुछ हो सकता है कि फैमिली में किसी और को कर रहा है, ट्रांसफर कर दिया। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है? ऐसा भी हो सकता है। तो वो फिर उसके लिए कुंडली देखनी पड़ेगी, उसके लिए सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि वो कितना आपको ही रिफ्लेक्ट कर रहा है, या उस घर में दिक्कत है वो सबको ही कर रहा है, या बस उस घर में आप नहीं रह सकते, प्रॉब्लम्स बढ़ती ही रहेंगी, घटेंगी नहीं, तो फिर वो चीज़ों के हिसाब से आपको देखना पड़ता है। यशी, एक क्वेश्चन, मेरा लास्ट क्वेश्चन जो आपसे ये है कि जब आप किसी घर पे जाते हो तो उसमें घर का जो डायरेक्शन है वो आप कहाँ से देखते हो? वो सेंटर से होता है या हर कमरे का अपना एक वास्तु होता है, या वो एक घर का एक ही वास्तु सेंटर है
जिससे आप हर डायरेक्शन देखते हो? नहीं, घर का एक जो सेंटर होता है जिसे ब्रह्म स्थान कहते हैं, अच्छा। वही मेन से पूरे घर का एक तरीके से नक्शा या पूरे घर की सारी चीजें बताई जाती है कि कौन सा रूम कहाँ बनेगा, कौन सा प्लेस कहाँ बनेगी, किचन कहाँ बनेगा, आप मंदिर कहाँ रखेंगे, वॉशरूम कहाँ रखेंगे, ये सारी चीजें। लेकिन रूम वाइज भी होता है, रूम में जो एसेसरीज लग रही हैं, रूम में जो अंदर इंटीरियर हो रहा है, रूम में जो भी आप लगा रहे हो, उसका भी अपना एक अलग रूल्स और अलग एक डेफिनेशन होती है। अच्छा। अब जैसे आपने नक्शे के हिसाब से बीच में ब्रह्म स्थान से आपने बना तो लिए रूम, लेकिन अब आपने रूम बनाया स्टडी रूम, वो वाला हमने बताया कि ये स्टडी रूम है, लेकिन उस स्टडी रूम में लोग सिर्फ ऊपर का ये बता देते कि इसे स्टडी रूम बना देना, लेकिन अंदर का इंटीरियर नहीं बताते कि उसमें वो स्टडी रूम में आपको लगाना क्या है। ओके, जैसे आपने पहले बताया था कि थोड़ा ब्राइट रखो। हाँ, कि उसे ब्राइट रखो। अब हस्बैंड वाइफ का जो रूम है उसमें ये तो बता देंगे कि हस्बैंड वाइफ का मास्टर रूम रहेगा, लेकिन अब ये नहीं बताएंगे कि उसमें कैसे कर्टन्स लगने चाहिए, या आप उसको अगर बार बार चेंज भी करना चाहते हो तो उसको कैसा रखना है आपको रूम को। ये भी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, तो ओवरऑल सब कुछ मैटर करता है। ओके जी। और इसमें मंदिर का कुछ वास्तु होता है? मंदिर कौन सी डायरेक्शन में होना चाहिए? मंदिर यूजुअली नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। हाँ, अब हम लोग, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था आपसे, थैंक यू सो मच, पर अभी मुझे अपनी लाइव रीडिंग करानी है एक बार जी, कि बिल्कुल। ये कितना एक्यूरेट है। ठीक है, तो करें? जी बिल्कुल। चलो, कौन से कार्ड से करेंगे? जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, हार्ट कार्ड। यस। तो ये मुझे पास्ट बताएगा या अभी हम पास्ट पास्ट की बात करें? इसके नीचे ये कपड़ा क्यों बिछाया जाता है? किसी बेसिक उस पर भी तो कर सकते हैं। नहीं, ये कपड़ा इसलिए बिछाया जाता है क्योंकि ये एक तरीके से एनर्जाइज्ड हो रखा होता है कपड़ा। अच्छा। और आप इसको किसी भी सरफेस पे नहीं बिछा सकते हो। हाँ, हर टैरो कार्ड रीडर का अपना एक कपड़ा रहता है, मतलब वैरायटी ऑफ होंगे, 2 3 4 होंगे, लेकिन वो उन्हीं के ऊपर करना चाहिए। कोई और किसी और चीज़ के लिए नहीं छू सकता। और ये रैपिंग के लिए तो ये सिर्फ रैप ही करेगा। अच्छा। आप इसको बिछा के रीडिंग कर सकते हो, कोई छोटी मोटी करनी हो तो, लेकिन बड़ी रीडिंग के लिए आपको इतना बड़ा चाहिए। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। तो याशी, मुझे क्या करना है? आपको बस ये स्टिक से एक कार्ड निकालना है। अच्छा, स्टिक से एक कार्ड निकालना है। टच कर दूं बस कार्ड को? जिस हाथ से लिखते हैं उसी हाथ। अच्छा, इस हाथ से लिखता हूँ मैं। तो ये वाला। ये? हाँ, ठीक है। एक और निकालूं? एक और निकाल दीजिए। ठीक है। अब हम बात करते हैं आपके पास्ट की, तो आप बस यस और नो में आंसर्स बताएंगे जी। और पहले हम ऑडियंस को क्लियर कर देते हैं कि इससे पहले हमने कोई सेशन नहीं लिया था। नहीं, इससे पहले मेरे ख्याल से हम लोगों ने कभी बात भी नहीं करी। हाँ, मैं आपको नहीं जानती बिल्कुल भी। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि विदिन 2 years के अंदर आपको कोई हेल्थ इशू था। विदिन 2 years? मतलब 1 साल मेजर रख रही हूँ और 2 साल को मैं रख रही हूँ कि ठीक है। हाँ है। 2 साल में कोई ना कोई हेल्थ इशू आपको आया था, है ना? बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग थे, मतलब अभी भी होंगे। अभी पास्ट का नहीं निकाला, लेकिन मैं प्रेजेंट का नहीं निकाला, पास्ट की बात चल रही है तो पास्ट का ही बता रही हूँ कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग थे। किसी चीज़ को करने का बहुत ज़्यादा मन में थॉट था कि इस चीज़ को बस करना है, अभी टाइम है, इस चीज़ को मुझे करना है। और ऐसा नहीं है कि आपने उस चीज़ को करना था तो बाकी चीज़ें जो लाइनअप में है उनको नहीं करे। यू वर बैलेंसिंग ऑल ऑफ देम, ठीक है, लेकिन उस चीज़ पे फोकस ज़्यादा था। अब आप जान ही सकते हैं कि वो चीज़ क्या थी, और जो कुछ था वो इंडिपेंडेंटली कर रहे थे। सपोर्ट कहीं से भी मिल रहा होगा, बट कहते हैं ना कि वर्किंग। अब आज सपोर्ट मुझे इस फील्ड में हमारे घर में सब कर रहे हैं, तो सबकी साइड से मिल रहा है। कोई अपना कुछ बताता है, कोई अपना कुछ बताता है, हम किसी का कुछ सुनते हैं, सब कुछ है। लेकिन जो मुझे आउटकम लेके आना होता है वो मैं खुद का ही लेके आती हूँ, फिर मैं उसमें किसी और का नहीं सुनती, क्योंकि सबकी फील्ड्स अलग है, सबका सब कुछ है। वो सब अपना बता रहे हैं कि तुम इसमें इसको भी ऐड कर सकते हो, लेकिन आपकी चीज़ में आप सुन रहे थे, जो रिजल्ट आ रहा था ना वो खुद ही था, कह सकते हो। और खुद का ज़्यादा काम करना था उस पर। मेन जो फोकस था वो खुद का ज़्यादा था उस चीज़ पे, ठीक है। कोई आउटडोर वर्क था? आउटडोर तो नहीं था, पर हाँ मुझे उसके लिए घर से निकलना पड़ता। हाँ, तो मतलब घर से बाहर का हो गया एक तरीके से, ठीक है। और उसमें स्ट्रगल्स भी बहुत आए? तो अभी भी चल रहे हैं।
अभी तो अपन ने अभी का तो देखा ही नहीं, इसलिए अपन तो पास्ट की बोल रहे हैं, तो उसमें स्ट्रगल्स काफ़ी रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ ये दिख रही है कि इतनी आसानी से ना आपको वो चीज़, मतलब अगर आप कोई वो काम कर रहे थे ना तो हडल्स ज़्यादा आ रही थी, जिसमें सबसे बड़ा हडल तो मुझे आपका हेल्थ ही दिख रहा था। हेल्थ तो माइनर थी या मेजर था? माइनर है, मतलब हेल्थ है एक इशू, बट इट्स नॉट अ मेजर इशू। नहीं, मेजर इन द, देखिए मेजर को मैं काउंट करती हूँ कि हॉस्पिटल जाना, ऑपरेशंस एंड ऑल, दिस इज माय मेजर। माइनर इज समथिंग कि बुखार आ रखा है, बेड पे हैं, काम नहीं कर पा रहे, इतना ज़्यादा हेडेक है, ये सारी लास्ट चीज़ें। 2-3 साल में मेरी 2 सर्जरी हुई है, बट हाँ उसकी वजह से मेरा काम अफेक्ट नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन वो साइड बाय साइड पैरेलली चल रही थी। ठीक है, और पास्ट में कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा था, अभी भी है। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा थी। आप ना उस समय, अभी का तो देखिए पता नहीं, लेकिन उस समय आप काफ़ी ज़्यादा आउटडोर की चीज़ पे फोकस कर रहे थे। वो जो काम था उसको आउटडोर ही ज़्यादा रख रहे थे, वो घर से नहीं हो रहा था काम एक तरीके से। क्या आप उसे घर से मैनेज कर पा रहे थे? नहीं, घर से तो वो हो ही नहीं सकता ना मैनेज, उसके लिए तो मुझे बल्कि घर से तो नहीं बल्कि शहर ही छोड़ के जाना पड़ेगा। अच्छा, तो वो आउटडोर वर्क ही ज़्यादा है, क्योंकि आपकी दोनों कार्ड्स ना, देखिए आप खुद भी देख सकते हैं, जो भी दोनों कार्ड्स आ रहे हैं वो आपको एक रूफ के अंदर नहीं दिख रहे हैं, ओपनली हैं दोनों। तो दैट मीन्स कि जो भी काम है वो बाहर का काम है, घर का काम नहीं है। अब आउटडोर में आप सेम शहर में हैं, चाहे आप दूसरी सिटी में जा रहे हैं, चाहे आप आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं, चाहे आप कहीं भी जा रहे हैं, वो आउटडोर में काउंट होगी, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो मुझे दिखती हैं वो दिखती हैं आपके पास्ट में। तो थोड़ा सा भी फ्यूचर के बारे में भी जाने। बिल्कुल, कार्ड आप निकालिए। तो ये वापस जाएंगे कार्ड? नहीं, ये तो यहीं रहेंगे। ये तो 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। चीज़ें बैलेंस कर नहीं पाओगे, आगे भी बैलेंस करने में बहुत थोड़ा दिक्कत आपको महसूस होगी। हार्डवर्क आगे बहुत ज़्यादा है। बैलेंस इन द सेंस लाइक क्या, मतलब प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ बैलेंस नहीं कर पाऊंगा? प्रोफेशनल एंड प्रोफेशनल लाइफ ही बैलेंस नहीं कर पाओगे। प्रोफेशनल एंड प्रोफेशनल लाइफ ही बैलेंस नहीं हो पाएगी। शायद आपकी प्रोफेशनल लाइफ में 2 अलग पाथ हैं, आप एक ही चीज़ पे काम नहीं कर रहे हो, 2 अलग अलग चीज़ों पे काम कर रहे हो, राइट। तो इस वजह से वो दोनों चीज़ों को बैलेंस करने की ज़रूरत है। ओके, राइट। आप ये सोच रहे हैं कि मैं उस चीज़ पे काम कर लूँगा और इस चीज़ को छोड़ दूंगा या इस चीज़ को कम कर दूंगा, तो ये आपका रॉन्ग डिसीजन है। आपको दोनों को बैलेंस करने की जरूरत है। जो आपके मन में, लेकिन मुझे नहीं पता, पर आप, मुझे जो दिखता है वो ये दिखता है कि आप प्रोफेशनली दोनों चीज़ों को रख रहे हैं। अभी आपने सिर्फ एक चीज़ को रख रखा है, अभी सिर्फ एक चीज़ की मेहनत चल रही है, जो पास्ट में भी चल रही थी, प्रेजेंट में भी चल रही है, और फ्यूचर में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसका आउटकम आएगा, पर फ्यूचर में भी उसकी मेहनत ही चलती रहेगी। इतना ज़्यादा आउटकम नहीं है, लेकिन शुरुआत हो जाएगी। विद इन ईयर 2 ईयर वो उस चीज़ की शुरुआत आपको धीरे धीरे दिखाई दे जाएगी। लेकिन आपको अपनी साइड से जो गाइडेंस दे रही हूँ वो क्या करना है, बैलेंस। जो ये चल रहा है उसको भी, जो वो चल रहा है उसको भी। ये नहीं कि ये ओवर करके आप उसमें आगे बढ़ जाएं तो नहीं वर्क करेगा। दोनों को बैलेंस करेंगे तो चीज़ें ठीक है, लेकिन उस बैलेंस में भी आपके हर्डल्स बहुत आएंगे। ओके, राइट। कभी भी हो सकता है उठो चलो काम पे जाना है, बस कभी भी कोई भी टाइम में हमें करना है, पर वो तो हमारी पूरी, मेरे 20 साल ऐसे निकल गए हैं। तो वो चीज़ तो आपकी रहेगी कि बस उठो और फटाफट करो। लाइक अगर अभी लाइफ थोड़ी सी स्मूथ चल रही है तो वो इतनी स्मूथ के बाद वो ऐसे ऐसे चलने लग जाएगी कि आपको उस चीज़ को थोड़ा सा ज़्यादा कवर करना पड़ेगा। बट उस चीज़ का आउटकम है, अच्छा आउटकम है, यू विल अचीव थिंग्स, बट थोड़ा सा टाइम लंबा है। हाँ, और अभी आप जिस चीज़ पे पास्ट में फोकस कर रहे थे उसी में प्रेजेंट में फोकस करो, और फ्यूचर में जब उसका आउटकम आने लग जाएगा तो दोनों चीज़ों को बैलेंस करना। हाँ, क्योंकि आपके प्रोफेशन कभी भी एक चीज़ को आप एक चीज़ के साथ वर्क नहीं करोगे। देखो, आप डिफरेंट वर्क करोगे। आपने अगर जैसे फॉर एग्जांपल सिर्फ पॉडकास्ट की थीम रखी है तो पॉडकास्ट पे नहीं चलोगे आप, उसके अलावा कुछ और भी करते रहोगे। अब वो काम भले ही आपका सोशल मीडिया से रिलेटेड है, कैमरे से रिलेटेड है, वो आपका काम डिजिटल चीज़ों से रिलेटेड है, लेकिन वो चीज़ बिल्कुल ऑपोजिट है। जितनी मेहनत इसमें बैठने की उतनी शायद वो खड़े करा के मेहनत कर लेगा। जितना इसमें आपको अपनी साइड से सिर्फ कम देना है, उसमें आपको उतना ही ज़्यादा देना पड़ेगा। वो बैलेंस कर देगा एक तरीके से। जितना आप यहाँ पे रिलैक्स्ड है ना, उतना ही स्ट्रेस्ड वहाँ पे होंगे। तो उन चीज़ों को बैलेंस करके चलना है कि चलो वहाँ पे स्ट्रेस्ड होके फिर यहाँ पे रिलैक्सेशन मिल रही है, बट काम दोनों बैलेंस हो रहे हैं। हाँ, मेरे लिए तो ये एक्चुअली में जो मैंने अभी ये शुरू किया है पॉडकास्ट करना, इट्स लाइक काइंड ऑफ अ ब्रेक बाकी चीज़ों से। भाई ना, रिलैक्सेशन है, बट काम तो हो रहा है।
प्रोफेशनली आप छोड़ नहीं रहे, वही चीज़ है। प्रोफेशनली नहीं छोड़ेंगे, पर एक प्रोफेशन आपका ऐसा रहेगा जो आपको रिलैक्स रखेगा, काम भी हो रहा है और रिलैक्सेशन भी है, दोनों चीज़ें। एक प्रोफेशन ऐसा होगा जो रिलैक्स है ना, उसका उतना ही स्ट्रेस वो देगा, उतना ही काम वो कराएगा, जो शायद आपने पास्ट में किया है। हाँ। पास्ट में आपने जितनी मेहनत करी है उसका आप अभी बैठ के रिलैक्स कर रहे हो एक तरीके से, लेकिन वही प्रोफेशन पे नहीं कर रहे हो। प्रोफेशन इज डिफरेंट। अगर आप उसी चीज़ का अभी आपने मेहनत करके अभी उसका आउटकम मिल जाता तो ठीक है, पर आपको उस चीज़ का आउटकम नहीं मिला, ये तो अलग एक और चीज़ है जिसका आपको बस एक मिल रखा है कि ठीक है। तो ढेर सारी चीज़ों को आपको ना बैलेंस साथ में करके चलने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच यशी फॉर कमिंग ऑन द शो, और इतनी नॉलेज आपने शेयर करी है, और मतलब दोनों डिफरेंट टॉपिक्स पे हम लोगों ने बात करी जो कि बिल्कुल अलग हैं, और बहुत रेयरली ऐसे लोग मिलते हैं जो कि इन दो चीज़ों के ऊपर एक साथ बात कर सकें। आपने बल्कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के ऊपर भी बात करी। थैंक यू सो मच। और तो मैं यशी के कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, अगर आप लोगों को अपनी टैरो रीडिंग करवानी हो तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और भी देखते रहिए, ऐसे ही रेयर सब्जेक्ट्स पे हम लोग बात करेंगे। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को, वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, बहुत मेहनत लगती है यार एक वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग तरुण शर्मा शो। कीप वॉचिंग।